खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। और सुनाबो रघु भैया, का हाल चाल है? खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है और घर परिवार में सब कैसे हैं? क्षमा बहन, देखो हाल चाल तो ठीक है और आप देख रही हो कि दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है तो गर्मियों से थोड़ी राहत मिल गई है। और एक फायदा जो हुआ है कि खेती की बात करें तो अब गन्ना में और धानन में पानी भगवान जी लगाई दे रहे हैं। हाँ भैया, तो जा है कि इंजन चलाने की जरूरत भी ना पड़ रही है और देखभाल चल रही है। वैसे तो जा है कि चौमासे को समय है तो जय थोड़ो हम किसान भैयन के लिए आराम को समय मिलते। बिल्कुल। आप सुनाओ क्षमा बहन, खेतीबाड़ी सब ठीक है? हाँ रघु भैया, खेतीबाड़ी सही है, चल रही है। और आपने कतई सही कहो कि जब भगवान जी ने जो बारिश कर दी है तो उससे हमको बस खेत पे जाके पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और भैया गन्ना तो बड़वाड़ पे है ही और बाकी की देखभाल कर रहे हैं बस भैया। बिल्कुल। तो क्षमा बहन, अपने लोग आगे बातचीत करें अपने भैया बहनन से। आज को सवाल पूछ लो। बिल्कुल रघु भैया, पूछ लेते हैं आज को सवाल। आज को सवाल है भैया, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों के नाम बताएं। और हमारे साथी जा सवाल का जवाब सोच कर रखें और हम जाको मिलान कार्यक्रम के आखिर में करवाएंगे। बिल्कुल रघु भैया, देखो हम लोग बहुत तरह की खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। उसी में से एक है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हाँ। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें बिना किसी बाहरी लागत के खेती की जाती है। यह खेती मुख्य रूप से भारतीय गाय के गोबर और मूत्र पर आधारित है, जिसका उपयोग जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत जैसे प्राकृतिक आदान तैयार करने में किया जाता है। बिल्कुल। और क्षमा बहन, आपने बात करी जीवामृत की, तो जीवामृत के अंतर्गत गाय के गोबर, गौमूत्र और जैविक पदार्थन से एक घोल जिसे मिट्टी और पौधों को पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों की शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग करो जाता है। ऐसे ही बीजामृत गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना और मिट्टी से बीज शोधन का एक तरीका है जो बीज को फफूंद और कीड़ों से बचाता है। बिल्कुल रघु भैया। और देखो रघु भैया, सबसे ज्यादा जो फायदा है जा खेती का ये है जा विधि से किसानों को कम लागत लगानी पड़ते है और पर्यावरण को अच्छे से बचा सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और दूसरी बात जा है क्षमा बहन कि जब पारंपरिक खेती में सामान्य खेती की तुलना में पानी की भी कम आवश्यकता होती है और ये एक टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जो मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है। बिल्कुल रघु भैया। और देखो भैया, जा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। देखो रघु भैया, आज दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन हमारे साथी सुनते हैं अपनों पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। लेकिन रघु भैया देखो, बहुत दिन से हमारे साथी जो हैं वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से या ईमेल के जरिए हम तक बहुत से अपने प्रश्न भेज रहे थे। तो आज कार्यक्रम में हमारे उन साथियों के सवाल शामिल किए गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक या ईमेल के जरिए हम तक पहुँचाए हैं। और आज जारी क्रम में हमारे कार्यक्रम में हमारे साथियों के सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रेखा पाठक। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियां। और जहाँ पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रेखा पाठक और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। तो आवो भैया बहनों, सुन लेते हैं जब महत्वपूर्ण बातचीत। दोस्तों नमस्कार, सभी किसान श्रोता भाई बहन को बहुत बहुत नमस्कार है। कार्यक्रम में स्वागत है और कार्यक्रम में स्वागत है आपका भी डॉक्टर रेखा पाठक जी। हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर रेखा पाठक जी प्रधान वैज्ञानिक हैं आईवीआरआई बरेली में और पशुओं से संबंधित जो पशुओं का स्वास्थ्य होता है उसके विशेषज्ञ हैं। तो आप अपने जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ आपकी समस्याएं होंगी अपने पशुओं को लेकर के, उससे संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। और इससे संबंध में हमने पोस्ट भी डाली हुई थी
तो उस पोस्ट पे कई सारे हमारे साथी जो है उस पे कमेंट भी किया उन्होंने, तो पहले हम वहाँ से उठाते हैं। तो हमारे एक साथी हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, जी। वो लिखते हैं कि बरसात से पहले पशुओं को टीकाकरण कराने के बाद भी खुरपका और मुंहपका की बीमारी हो जाती है, इसके लिए कोई रामबाण उपाय हो तो बताएं। जी। जब हम खुरपका और मुंहपका की बात करते हैं जी। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है, मतलब एक वायरस से होती है और टीकाकरण ही इसका जो है बचाव है। जी। टीकाकरण फेल क्यों होता है, उसके कुछ अन्य कारण होते होंगे, कहीं ना कहीं कोई कोल्ड चेन ब्रेक होती होगी, नहीं तो अगर हम इसका समय से टीकाकरण करें तो सवाल ही नहीं उठता कि जो है ये बीमारी हो अपने पशु को। जी जी। अच्छा, ये टीकाकरण समयवत करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने लिखा, कभी कभी क्या होता है कि बीमारी अंदर आ जाती है, बॉडी उसको हार्बर करती है और उसके बाद उसके जो है लक्षण जो है परिलक्षित होने लगते हैं। जी। तो ऑलरेडी वो इंक्यूबेटरी फेज में था, इसीलिए वो हो जाता है। तो ये चांस की बात होती है कि उसी बीच वो टीकाकरण कराते हैं और पाते हैं कि वो बीमारी से ग्रस्त हो गया। जी जी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। हमारे अगले श्रोता हैं नरेंद्र नेताम, ये लिखते हैं कि हमारे मवेशी के पैर खुर में घाव हो गया है, कृपया समाधान करें। हैं ग्राम बगबुड़िया पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम हैं। जी। नरेंद्र जी, कुसुम जी, एक्चुअली ये जो बरसात का मौसम है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पशु के लिए वल्नरेबल होता है बीमारियां होने के लिए, क्योंकि मिट्टी गीली होती है और गंदगी होती है, हर तरफ कीचड़ होती है और पशु जो है इससे कई बार बच नहीं पाता और इसकी चपेट में आ जाता है। जी जी। तो पैरों पे लगातार या गंदगी लगे रहने से या फिर जो बाड़े हैं उसकी सफाई उचित रूप से ना होने पर या जहां वो रखे जाते हैं वो स्थान भी हवादार होना चाहिए, थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए। तो ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम कृषि की लेवल पे जो चीज हम संभाल सकते हैं, किसान की लेवल पे कि वो खुद क्या संभाल सकते हैं, वो बचाव क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, जरूर हम उसके इलाज पे भी आएंगे, क्योंकि एक बार अगर ऐसे पशु ग्रसित हो जाते हैं इस तरीके से जी जी। तो एक लंगड़िया नाम का बुखार होता है। अच्छा। वो भी इसी कारण से होता है कि जो संक्रमित मिट्टी होती है वहां से कहीं संक्रमण अंदर घुस जाता है और इसमें जो है एक बैसिलस नाम का एक कीटाणु होता है जिसकी वजह से उसके पाठे पे काफी सूजन आ जाती है और ऐसे में मौत भी हो सकती है। तो ये जानलेवा बीमारी है। जी, तो ऐसा हमें दिखता है कि बरसात का मौसम है और छोटा सा घाव हो गया, इससे लंगड़िया भी हो सकता है, टेटनस भी हो सकता है, कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। फिर भी जो घाव है उसको जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट नाम के एक सॉल्यूशन से बहुत ही नाखून बराबर लाल उसको बनाएं, ऐसा पानी में घोलें और उस समय फिटकरी से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से आप उसकी धुलाई कर सकते हैं। यदि स्थान पर कुछ बाल हैं तो आप उसकी शेविंग कर सकते हैं और उसके बाद साफ पट्टी से उसको, सूखने के बाद साफ पट्टी से उसको ढककर और फिर अपने पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र नेताम जी आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। और भी कई सारे श्रोता हैं। एक श्रोता हैं भरत सिंह, वो लिख रहे हैं कि हमारी भैंस के थन फट जाते हैं, क्या करना चाहिए। जिला संभल से, ये है पोस्ट असलत जराय, ग्राम खुशालपुर, तहसील चंदौसी से लिखते हैं ये। जी देखिए, जैसे हमारे अंदर भी होता है कि ड्राइनेस हो जाती है, बहुत सूख जाती है त्वचा जी, और जी। उसकी वजह से जो है चैप्ड स्किन बोलते हैं जिसको, कि मतलब जिस तरह से फट जाती हैं, जैसे बेवई फटती हैं पैरों की, जो है वो स्किन फट जाती है। तो जैसा इन्होंने कहा है कि स्किन फट जाती है वहां की, जी, जी। तो ऐसे में हम जो एमोलिएंट्स जिसको हम बोलते हैं कि ऑयल बेस्ड या वैसलीन बेस्ड जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनका प्रयोग ये कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पोटेशियम परमैंगनेट अभी पहले बताया, उसका बिल्कुल हल्का सा घोल बना के पहले उसकी धुलाई कर दें, उसको सुखा दें। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि एमोलिएंट लिनोलिन बेस्ड हो या फिर वैसलीन बेस्ड हो, तो उसमें जैसे आप यूकेलिप्टस ऑयल है
और कपूर बोलते हैं जिसको हम, इन दोनों का आप एक बनाकर मिश्रण और उसको जो है आप उसमें मिलाकर नारियल के तेल में इसको मिलाकर आप थनों पे लगा सकते हैं, ताकि थोड़ी सी त्वचा हाइड्रेटेड हो और सूखे ना, जिसकी वजह से चैपिंग होती है वहाँ पर, तो इसको बचाया जा सकता है। दुहान के उपरांत भी आप जो है उसको डिप दे सकते हैं, जिसको हम थनों का डिप बोलते हैं। जी जी जी। तो डिप देने से क्या होता है कि ऐसी चीज़ों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और फिर हर जगह ये लागू होता है कि जहाँ भी हमारा पशु बंधा रहे वो साफ और स्वच्छ हो, हवादार हो। जी जी बिल्कुल, साफ स्वच्छ हवादार जगह पे पशुओं को बांधें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि बारिश का जो मौसम होता है, जी ख़ास तौर पे हम इंसानों के लिए भी हाँ जी काफ़ी मुश्किल भरे होता है। शुरुआत में तो लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे कई सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये पनपने लगते हैं, वायरस होते हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पे जो पशुओं की बात की जाए इस मौसम में, तो क्या ख्याल रखना चाहिए? सभी जो हमारे मवेशी पालक हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है बरसात के मौसम में, जी। क्योंकि पशुपालन में हमारा नारा ये होता है कि बचाव ही उपाय है। बचाव के लिहाज से यदि देखा जाए तो सबसे पहले स्वच्छता, जहाँ पर पशु हो वहाँ साफ सुथरा हो, हवादार हो, और इसके अलावा फिर हम आते हैं टीकाकरण में। जी। टीकाकरण हमारा बिल्कुल नियमित होना चाहिए। मुख्यतः यहाँ पर हम बात करेंगे खुरपका मुहपका की और गलघोटू की, और इसके अलावा लंगड़िया बुखार, जो कि बरसात में बहुत ही एक कॉमन अकरेंस है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद फिर हम जो है कृमिनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के मौसम में कीड़े भी बहुत बढ़ जाते हैं, तो इन कीड़ों से जो है दो तरह की बीमारियां आ सकती हैं। एक तो कीड़े खुद हमारे लिए घातक होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इनकी वजह से अंदर के कीड़े भी पैदा होते हैं। तो अंदर के कीड़ों में जो है हमारे कृमिनाशक दवाइयां जो हम देते हैं उससे कंट्रोल में आ जाता है। और इसके अलावा जो है खून में भी कुछ विकार पैदा करने वाले कीड़े, जैसे कि हम बेबिसिया और थैलीरिया, मतलब यहाँ पे रक्त जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो देखिए, सिर्फ हमने कीड़ों की बात की और कितना गंभीर पशु जो है गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें तो खान पान भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीजें हैं, मिनरल मिक्सचर है, लवण पदार्थ है, खनिज पदार्थ, तो इन सभी लिहाज से अगर हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पशुओं को भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन भी एक बहुत इसमें मायने रखता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोलिथियासिस, जो कि बहुत सारी संख्या में हमारे IVRI में भी केसेस आते हैं, ये होती है पथरी की बीमारी। तो जैसे इंसानों में पथरी हो जाती है, वैसे ही पशुओं में भी पथरी हो जाती है और पेशाब आना बंद हो जाता है, जो कि जानलेवा साबित होता है कई बार। जी, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल जी मैम। तो इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बारिश का मौसम है और किसी भी पशु को इस तरह से कोई रोग हो जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारे आम किसान हैं, मवेशी पालक हैं, क्या करना चाहिए? एक तो है कि हमें एहतियात बरतना है, दूसरा अगर कोई रोग इस तरह का हो जाता है या शुरुआत हो जाती है, कई बार छोटे मोटे लक्षण होते हैं, उसको इग्नोर भी कर देते हैं। जी, जी, जी। तो किन लक्षणों को इग्नोर करना एकदम नुकसानदेह हो सकता है, खतरनाक हो सकता है? जैसा कि हमने कुछ मुख्य बीमारियों की बात की, गला घोटू और मुहपका खुरपका। जी जी जी। इसमें ऐसा होता है कि एक पशु यदि ग्रस्त होता है तो बाकी पशुओं को ग्रस्त होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही पूरे बाड़े में जितने भी पशु हैं वो सभी खुर वाले पशु सभी ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप पहला लक्षण देखते हैं पहले पशु में, तो त्वरित प्रभाव से आपको इस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। जी, जी, जी। और तुरंत अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क साधना चाहिए। इसके अलावा जो भी जैसे आप पका देख रहे हैं, छाले पड़ गए हैं मुंह में या पैर में छाले हो गए हैं, तो उसका जो है उचित उपचार आपको
तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जी जी जी, उचित उपचार शुरू कर देना चाहिए, और कुछ भी अगर ऐसा लगता है संदेहास्पद है तो पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए, तुरंत उसको वहाँ संपर्क साधना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। कृषक को, ताकि उसको समयवत जो है एक प्रिवेंशन मिल सके जी, कि जी। अन्य पशुओं को बचाया जा सके, न केवल उसके घर में बल्कि संपूर्ण गांव में। संपूर्ण गांव जी जी। अच्छा, इसमें कुछ अलग अलग पशुओं के हिसाब से अलग अलग रोगों की बात की जा सकती है, जी। जैसे कि गाय भैंस में अलग रोग हैं, मुर्गियों में अलग हैं, बकरियों में अलग हैं, जी तो या फिर शुकरों में भी कुछ रोग इस तरह के होते जी हैं। जी जी। तो किन पशुओं में किन बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े? देखिए, मुख्य तौर पे हम वैक्सीन्स की ही बात करेंगे, जैसा जी। कि अभी मैंने लार्ज रूमिनेंट्स मतलब बड़े पशुओं में बताया कि खुरपका मुंहपका है, गलघोटू है, और जी, जी। तीसरी जो है लंगड़िया बुखार, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे सूकर है, इसमें स्वाइन फीवर है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, एंथ्रैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे हमारी बकरियां हैं, बकरियों में पीपीआर नाम की बहुत ही अच्छा। घातक बीमारी होती है, इसका भी टीका लगाया जाता है। तो समयवत पीपीआर के टीके भी लगवा लिए जाएं ताकि पशुपालन को नुकसान न पहुंचे। जी, और टीके जो है साल भर में इनकी जानकारी पशु चिकित्सालय से मिल जाएगी जी। और फिर भी अगर कोई बिल्कुल। डाउट हो, कोई संदेह हो हमारे किसान बहन भाइयों को, तो आप लोगों से संपर्क जी करें। बिल्कुल। इसमें मुख्य तौर पे हम ये कहते हैं कि जी। बरसात से पूर्व ये टीके लग जाएं। मतलब ये सुनिश्चित कर ले पशुपालक कि उसने अपने पशुओं को इन टीकों से बचा लिया है बरसात के पूर्व। जी जी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा खुरपका मुंहपका है, इसके टीके जो हैं साल में 2 बार लगते हैं। अच्छा। एक तो मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में। और दूसरा जो है हम मई जून के महीने में अपने गलघोटू का टीका लगवा लेते हैं। आजकल कंबाइंड वैक्सीन्स आ रही हैं जिसमें कि गलघोटू, मुंहपका, खुरपका और ये जो लंगड़िया बुखार है, तीनों के एंटीजेंस उसमें होते हैं। तो इस तरह की भी वैक्सीन्स आ रही हैं। जी जी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बहुत ही सुरक्षित हो जाता है, टीके से सुरक्षित हो जाते हैं, जैसे हम इंसानों के लिए भी जी, यही जी। कहा गया है। जो IVRI है संस्थान, वहाँ पे भी समय समय पे किसानों के लिए ट्रेनिंग और दूसरे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ अगर आप जागरूक करें हमारे श्रोताओं को। जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत IVRI ने बहुत सारे पॉजिटिव कदम उठाए हैं एजुकेशन के तरफ। तो ये ना केवल एक बेसिक एजुकेशन बल्कि ट्रेनिंग की तरफ भी, क्योंकि अभी जो है स्किल बेस्ड इंडिया हमारे PMG का जो है सपना है, हम सभी का सपना है। तो इसमें हमें स्किल्स बढ़ाने हैं। इसके अंतर्गत जो है डेयरी पशुपालन, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं कि डेयरी को कैसे मैनेज किया जाए या कैसे खोला जाए। जी। इसके अलावा जो है कुक्कुट पालन के क्षेत्र में काफी सारे ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जा रही हैं। बकरी पालन के क्षेत्र में। इसके अलावा जो हमारे कंपाउंडर बनते हैं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, उन कंपाउंडरों को कौन सी ट्रेनिंग दी जाए, तो इसके तहत भी कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। ड्रेसर्स के लिए, ताकि जो घावों की सुरक्षा या टीके लगाने वाले जो हमारे होते हैं ड्रेसर्स, उनके लिए भी एक छोटे टर्म की, मतलब शॉर्ट टर्म की एक ट्रेनिंग चलाई गई है। अच्छा। तो इस तरह से बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जो केचुए वाली खाद होती है, वो बनाने के लिए, तो हर दृष्टि से ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारा किसान आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रांग हो सके। जी, हम उम्मीद करते हैं कि यही जो कोशिश है IVRI की और हमारी आकाशवाणी दूरदर्शन की भी कोशिश है कि हम जागरूक करें सभी किसान भाइयों बहनों को, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सकें और वो इस तरीके से अच्छे अपनी खेती करें, पशुपालन के क्षेत्र में स्वस्थ रहें उनके पशु, यही हम उम्मीद करते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रोता जिनकी समस्याएं थीं उनको अच्छा समाधान मिला होगा। और डॉक्टर रेखा पाठक जी जो IVRI बरेली से पधारी थी, प्रधान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर रेखा पाठक जी, हमारे स्टूडियो में आप पधारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और कुछ किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हेलो किसान के अंतर्गत
कार्यक्रम जिसको विषय हो बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियां। इस विषय पर विस्तार से हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान कर रही थी डॉक्टर रेखा पाठक, और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। और क्षमा बहन, अब सुन लेते हैं जो संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है?
आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। और क्षमा बहन, देखो अब कार्यक्रम में समय हो चलो हुए बस सवाल के जवाब को जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो। तो भैया आज को सवाल हो, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों के नाम बताएं। और जाको सही जवाब है, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों के नाम है गला घोंटू, खुरपका, मुंह पका और लंगड़िया रोग। तो भैया बहनों, जो तो हो आज के कार्यक्रम के सवाल को जवाब। और क्षमा बहन, आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से भैया हमें जाही नसीहत मिलता है, बरसात के मौसम में पशुशाला सूखी और साफ रखें, हरे चारे का प्रयोग करें और अपने पशुओं का संक्रमित बीमारी से बचाव करें। बहुत अच्छी बात आपने आज के कार्यक्रम की नसीहत में क्षमा बहन बताई है, क्योंकि बरसात को मौसम है और बहुत तरीके की संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। वैसे जाहे कि हम लोग भी प्रभावित होते हैं और हमारे पशु भी प्रभावित होते हैं। तो अपनी जो पशुशाला है बाको साफ स्वच्छ रखेंगे तो हमारे भैया बहन अपना जो उनको पशुधन है बाको सुरक्षित रख पाएंगे। रघु भैया, कार्यक्रम के अंत में हम अपने साथियों से बस जाई कहना चाहते हैं, बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखें, बाहर के खाने से बचें और मच्छरों से बचाव करें। जाके अलावा गीले कपड़ों से बचें और पूरी नींद लें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। देखो भैया, क्या होता है कि हमारे साथी काम से बाहर जाते हैं और बारिश हो जाते हैं और वे गीले हो जाते हैं और गीले कपड़ों में ही काम करते रहते हैं। ऐसा कतई ना करें। जहाँ तक हो सके अपने कपड़े बदल लें और सूखे कपड़े ही पहने। और देखो भैया, जाके अलावा उबला हुआ पानी पिए, घर का बना हुआ ताजा खाना ही खाएं और हाथों को साफ रखें और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। और जाके अलावा मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और बारिश से होने वाली बीमारियों से बचें। जाही सब बातों के साथ आज के कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।